या IS 23 ढूंढो, ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है प्लीज? चलो मेरा पॉइंट अप करेगा। IS 23 रीजनल स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है। पार्ट A 2 डेफिनेशंस ढूंढे सर, हो गया रेडी? बोरिंग कॉस्ट की डेफिनेशन, क्वालिफाइंग द एसेट। बोरिंग कॉस्ट में इंक्लूड में इसे ना जाए क्योंकि अगली चीजें लिखेंगे पैरा 7 में एग्जांपल्स ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। वासी का भी बड़ा ऑनलाइन से पूछो आज सर, पढ़ के देखें एग्जांपल ऑफ क्वालिफाइंग एसेट्स। ठीक है, इन्वेंटरी से होता, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, पावर जनरेशन फैसिलिटी, इंटेंजिबल एसेट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। डीलर प्लांट क्या चीज है? ये F2 में शुरू होगा। पॉइंट 8 पढ़ा पैरा 8 सॉरी, ठीक है पढ़ लेना, ये थोड़ा सा रिवाइज करेगा। Entity shall capitalize borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction, and production of a qualifying asset as part of the cost of an asset. An entity shall recognize other borrowing costs as an capitalize कैसे करना है? पैरा 12 में है, जो क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड कैपिटलाइज होनी है, जो अदर्स होंगी एक्सपेंस होंगी। पैरा 12 स्पेसिफिक बोरिंग्स में रखे पड़े। इसमें से क्या लेस कर देना? मेन वर्ड्स बोरिंग कॉस्ट, इंग्लिश, इन्वेस्टमेंट इनकम। पैरा 14 पढ़ो, जनरल बोरिंग्स में रखो। ये जनरल बोरिंग्स में क्या कहते हैं? कैपिटलाइजेशन रेट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? एक्सपेंडिचर। कैपिटलाइजेशन रेट कैसे आता है? ठीक है, वही वर्ड लिखें, ये हाउ वर्ड्स आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, बस काफी है। पैरा 17 बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन स्टार्ट कब होती है? हाँ जी, वो 3 पॉइंट्स में लिखा हुआ है, बहुत 2 लिखा हुआ है बुक में है, इस वक्त बुक वॉल्यूम 1 बाद में देख लीजिएगा, इस वक्त रहने दो, इकट्ठा दोनों में मुश्किल हो जाएगा, मतलब जो कमेंसमेंट वैसे रिवाइज कर लेना। incurs expenditure, incurs borrowing cost, undertakes activities that are necessary to prepare the asset for its intended use. Suspension हो जाती है। Entity shall suspend capitalizing borrowing costs during extended periods in which it suspends active development of a qualifying asset. इसके कोई एक्सेप्शन भी मौजूद है? अगर काम रुका है तो क्या बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन रुक जाएगी? रुक जाएगी, लेकिन कोई इसकी एक्सेप्शन है इस चीज की? पढ़ेगा 20 पैरा 21 पैरा 21। Entity may incur borrowing costs during an extended period in which it suspends that activities necessary to prepare the asset for its intended use or sale. Such costs are costs of holding partially complete assets do not. However, an entity does not normally suspend. Entity also does not suspend borrowing costs. An entity also does not suspend capitalizing borrowing costs when temporary delays are necessary part of the process of getting the asset ready for its intended use or sale. एक एग्जांपल यहाँ लिखी हुई है, इसको भी जरा अंडरलाइन करिए। For example, capitalization continues during extended periods that high water levels delay construction of a bridge if such high water level are common during the construction period in the geographical region involved. ट्रांसलेशन करनी है आपने, आप कोई ब्रिज बना रहे हैं दरिया पे, उसको ध्यान रखें कि बहुत बार पढ़ना एंड वाली 2 लाइन। अगर जिस इलाके में आप बना रहे हैं वहां उन दिनों में पानी का लेवल बढ़ना नॉर्मल है और काम आप रोक रहे हैं तो क्या कैपिटलाइजेशन जारी रहेगी? लेकिन अगर एबनॉर्मल हुआ ये काम, मतलब होता नहीं था लेकिन हो गया है किसी वजह से, तो देन फिर क्या करेंगे? कॉमन, कॉमन यहाँ किस सेंस में? आम है, आम सेंस में। नॉर्मल लिखिएगा ना इसके ऊपर, आम मतलब कॉमन। कौन सा आम है? एन वाला या अलिफ दा वाला? आम। आम तौर पे अगर उस इलाके में उन दिनों में पानी चढ़ ही जाता है और चढ़ गया है और काम रोकना ही है तो ये शायद एक नॉर्मल डिले है, अननेसेसरी डिले नहीं। लेकिन नॉर्मली पानी नहीं होता था इन सीजन में, खुदा खासा फ्लड की वजह से आ गया है, तो देन फिर कैपिटलाइजेशन स्टॉप कर देंगे। ठीक है, इस एग्जांपल को इसलिए आपको पढ़ा आपने यहाँ से सेशन हो जाती है कब सर?
main words came and substantially all the activities necessary to prepare the qualifying asset for it are complete. ठीक है 24 आराम से ध्यान से पढ़ो. कोई बिल्डिंग प्लाजा को ज़हन में रखकर दो कंप्लीट करना. लेकिन वो कहता है अगर हर प्लाजा अलग इस्तेमाल प्लाजे का हर फ्लोर फॉर एग्जाम्पल 10 फ्लोर अलग इस्तेमाल हो सकते हैं तो किसकी कैपिटलाइजेशन होगी जो बन गए मतलब जिसका अलग इस्तेमाल किया जा सकता है और बाकी की कंटिन्यू रखें. तो एक क्रेडिट की शायद होना चाहिए. 24 ठीक है. नेक्स्ट पेज पे डिस्क्लोजर्स दो डिस्क्लोजर टिक लगाना 26. कौन सी दो चीजें डिस्क्लोजर के तौर पे डिमांड मॉर्निंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन रेट ये चीजें हम अक्सर डिस्क्लोज करते हैं. देन आ जाए पैरा पे आइए 7 पे बता दो. आइए 7 कौन सा यही नंबर बता दूं यार मैं इन्वर्टर रहने स्टैंडर्ड बता रहा हूं. पार्ट ए 2 आइए 7 से डेफिनेशन ढूंढ लिया करेंगे सर अगर जरूरत पड़े. कैश की डेफिनेशन लिखी हुई है सर. कैश इक्विवेलेंट्स लिखा हुआ है. शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट आर रेडीली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट्स ऑफ कैश. पता है वर्ड सुने कभी. कैश इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट्स हर इन्वेस्टमेंट हर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कैश इक्विवेलेंट है. वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिसकी मेच्योरिटी डेट 3 मंथ्स तक है या उससे कम है. जब नीचे आ जाएगा वो थोड़ा सा एक्सप्लेन होगा. कैश फ्लोज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की डेफिनेशन है. इन्वेस्टिंग की फाइनेंसिंग की. पैरा 7 के अंदर है कैश इक्विवेलेंट्स आर हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग शॉर्ट टर्म कैश कमिटमेंट्स रादर देन फॉर इन्वेस्टमेंट और अदर पर्पसेस. फॉर एन इन्वेस्टमेंट टू क्वालिफाई यहां से अंडरलाइन करो. फॉर एन इन्वेस्टमेंट टू क्वालिफाई एज अ कैश इक्विवेलेंट इट मस्ट बी रेडीली कन्वर्टेबल इनटू known amounts of cash and is subject to insignificant risk. Therefore, an investment normally classifies as cash equivalent only when it has a short maturity of say 3 months or less from the date of acquisition. बस इससे आगे ना जाइएगा बाकी बड़े वाली बातें. देन आज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पैरा 14 ढूंढना. अब ये जो इस वक्त मैं आगे बताने लगा पैरा 14 में ये थ्योरेटिकल है. थ्योरेटिकल इन द सेंस कि अगर लिखना पड़ जाए एग्जामिनर पूछ ले कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तो पहली लाइन अंडरलाइन करें. Cash flows from operating activities are primarily derived from the principal revenue producing activities. और इसकी फोर्थ लाइन हाईलाइट करना. एग्जांपल्स आर एक नजर पढ़ के देखें ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज है. इसमें ए टिक लगा लें, सी लगा लें, डी लगा लें और एफ लगा लें. ये में क्या लिखा हुआ? सेल ऑफ गुड्स, सप्लाई पेमेंट, पेमेंट फॉर एन एम्प्लॉइज. भी देखा इस ट्रेडिंग एक्टिविटीज में कौन से मेथड में मतलब उनको या उनके बिहार किसी और को दे. एम्प्लॉय ने कहा मेरे पैसे जो है मेरे घर वालों के अकाउंट में शिफ्ट कर दें. एम्प्लॉइज को पैसे डायरेक्ट मेथड है सर. डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट बताया. receipt from customers, payment to suppliers, payment for employees expenses. उसका फर्दर ब्रेकअप. टैक्स भी होता है उसमें नीचे जाकर थोड़ा सा इंटरेस्ट पेड टैक्स पेड. एफ में ढूंढना कैश पेमेंट और रिफंड ऑफ इनकम टैक्स. बस एंडलेस में जाइए. नीचे वाले इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में पैरा नंबर 16 ये बस इसकी एग्जांपल वाली लाइन आखिरी लाइन है मतलब पेज पे. पैरा 16 की आखिरी लाइन एग्जांपल्स वो नेक्स्ट पेज पे पढ़ें. किस चीज की एग्जांपल आ रही है. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ध्यान में रखिए. ये चंद एक एग्जांपल्स देखें. सही है. पहली कैश पेमेंट रिक्वायर property plant equipment intangible asset and other long term assets. आगे आए. बी सेल ऑफ कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ इन्हीं चीजों की सेल ऑफ. कैश पेमेंट टू एक्वायर इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है. कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी और डेट इन्वेस्टमेंट. बस ठीक है. यहाँ तक काफी 2-3 काफी आती है. इनकी सिग्निफिकेंस ये है कि अगर थ्योरेटिकली लिखना पड़ जाए वैसे तो आपको आइडिया होना चाहिए कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आना. अगर वो पूछ ले व्हाट आर द पॉसिबल एग्जांपल ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज तो 2-3 आपको ढूंढ लेने चाहिए. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के पहले समरी में बताएं क्या मिलेगा. उसकी एग्जांपल्स ढूंढना. 2-3 अपने ध्यान में रखे तो पढ़ना. ए इश्यू फेयर्स, कैश पेमेंट टू ओनर्स टू एक्वायर redeem the entity share. ये रिडेम्पशन भी हो जाती है. अगर शेयर इशू करके पैसे आए तो एंट्री. और अगर रिडेम्पशन हो जाए तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है. कैश आना, कैश वापस करना. प्रोसीड फ्रॉम इशूइंग डिबेंचर क्या चीज होती है. लोन, नोट्स, बॉन्ड, रीपेमेंट ऑफ एनी अमाउंट बोरोड. ऐसे होता है. तो ए बी सी डी शेयर से रिलेटेड है और ए बी और सी और डी किससे रिलेटेड है. लोन अगर लिया है या वापस किया ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी. देन रिपोर्टिंग एक्टिविटीज के आप आए.
पैरा 45 होना, बाकी वो उसी की एक्सप्लेनेशन है कि कैसे कैश फ्लो बनानी, वो तो आपको आती है। बट आप प्लीज ना लिखें स्टैंडर्ड्स पे, स्टैंडर्ड्स पे नहीं, कुछ नहीं लिखना है, स्टैंडर्ड्स पे पहले ही बहुत कुछ लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड्स पे सिर्फ हाईलाइट करना है या अंडरलाइन करना है, और इस पे काइंडली कुछ नहीं लिखना है। पैरा 45 सर, एन एंटिटी शैल डिस्क्लोज द कंपोनेंट्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड शैल प्रिपेयर अ रिकंसिलिएशन ऑफ द अमाउंट। ये कभी आपने डिस्क्लोज किया कंपोनेंट्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? हमेशा हमेशा वर्किंग में सबसे पहले या लास्ट में कैश फ्लो के में। और भी डिस्क्लोज है लेकिन इनकी मेरा ख्याल थ्योरेटिकली चलें देख लेते हैं एक बार। पैरा 50 एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बी प्रेजेंटेड टू यूजर्स। अब इसकी कोई न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस नहीं है पैरा 50 की, ये है पैरा, इसकी फर्स्ट लाइन अंडरलाइन करें, लास्ट एंटिटीज इनकरेज मैनेजमेंट इज इनकरेज्ड एंड मे इंक्लूड, ए जरा अंडरलाइन करें पहली लाइन, अमाउंट ऑफ अनड्रॉन बोरिंग फैसिलिटीज का मीनिंग बताएं। तो सैंक्शन लिमिट वर्ड सुना कभी आपने, लोन की सैंक्शन लिमिट क्या होता है, कितनी मैक्सिमम लोन की अमाउंट आप ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल 50 मिलियन ले सकते हैं और आपने अभी 40 मिलियन लिया है, तो जो 10 मिलियन नहीं लिया उसके डिस्क्लोजर की बात होगी, अमाउंट ऑफ अनड्रॉन। बी एग्रीगेट अमाउंट ऑफ एनी कैश फ्लोज रिप्रेजेंट इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ, जी नहीं डी डिलीट हो गया, सी पर हटाओ अगले पेज पे। मेरा नहीं ख्याल थ्योरेटिकल, बस अगर थ्योरेटिकल डिस्क्लोज है ना तो बस ये अदर डिस्क्लोज में से अगर पैरा 50 टिक लगा लो, अगर वो डिस्क्लोज पूछे व्हाट आर द पॉसिबल डिस्क्लोज ऑफ कैश फ्लो, तो पैरा 50 में से कोई 2-3 लाइनें ढूंढ के लिख देंगे, ठीक है, इसको पढ़ के कोई फायदा नहीं। कुछ चीजें FA2 की इधर आई हैं, FA2 की इधर है, FA1 में है। अच्छा मतलब पहले ये कैश फ्लो FA2 में होता था, अब आपने पढ़ा थोड़ा सा हुआ है, कैश फ्लो यहाँ आ गया। आइए सेट का, आइए सेट कौन सा नोट, पैरा 5 अकाउंटिंग पॉलिसीज की डेफिनेशन, चेंज इन एस्टिमेट्स की डेफिनेशन, आते जाए नेक्स्ट पेज। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, वैसे पता है आपको, ये अंडरलाइन करें, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड के बाहर क्या लिखा हुआ है, IFRS लिखा हुआ है, लेकिन इस तक के अंदर 4 चीजें हैं। IFRS के नाम से भी स्टैंडर्ड, लेकिन आपके सिलेबस में कोई नहीं है, बस ठीक है, इसकी डेफिनेशन अगर लिखनी पड़ जाए जहां से देख लीजिए। प्रायर ये नीचे आ जाएगा, दरमियान से नीचे प्रायर ये भी होता है, रेट्रोस्पेक्टिव नीचे आएगा लास्ट में। 2 वर्ड्स आ रहे हैं, पता आपको है, जरा सोच के बताइए, एक है रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन और एक है रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट। क्या पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होती है? क्या अगर पॉलिसी चेंज हो जाए और अगर एरर हो जाए तो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन जो है ना, ये पॉलिसी के लिए लिखा हुआ है, और रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट एरर्स के लिए लिखा हुआ है। पढ़ने देखिए, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इज अप्लाइंग अ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी टू ट्रांजैक्शन अदर इवेंट्स और कंडीशन एज इट इफ इट हैड इट दैट पॉलिसी हैड ऑलवेज बीन, पिछले सालों में जाते हैं। और रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट इज करेक्टिंग द, मतलब ये समझ आ रही है इसका, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन क्या चीज है, पॉलिसी को पिछले सालों में बदलना, और रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट एरर को पिछले सालों में ठीक करना। बाकी का डेफिनेशन लिखनी पड़े तो आपके सामने आ गई। नेक्स्ट पेज पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है, इम्प्रैक्टिकेबल, तो ये भी थ्योरेटिकल। फिर इसके नीचे आ जाएगा एक और डेफिनेशन मिलेगी, प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कब करते हैं, अगर एस्टीमेट चेंज हो, लेकिन अगर पिछले सालों का डाटा ना हो और अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहे हैं तब भी मजबूरन, वैसे तो जहां से अवेलेबल वहां से करेंगे, लेकिन अगर पिछले किसी साल का भी अवेलेबल नहीं है तो फिर इसी साल से करेंगे, उस पर भी प्रोस्पेक्टिव हो सकता है। बाय डिफॉल्ट पॉलिसी हमेशा रेट्रोस्पेक्टिव है, लेकिन अगर पुराना डाटा ही नहीं है तो प्रोस्पेक्टिव की जा सकती है। 12 डेफिनेशन की हद तक आपको यहाँ से मिल जाना चाहिए। पैरा 7 सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, ये पहला पेज नहीं था, अगर कोई जहन में आ जाए किसी के, बाद में एक नजर देख लीजिएगा जब रिवीजन करेंगे ना, जब रिवीजन करेंगे साथ जो पैरा टिक लगा रहा हूँ, एग्जाम हॉल में जाने से पहले अगर एक नजर इसको किताब के साथ देख लिया जाए तो बेहतर होगा। इसको ऐसे याद नहीं करना आपने, बुक से ही पढ़ना सब कुछ, लेकिन जरा ये जो पैराग्राफ्स मैं यहाँ टिक करवा रहा हूँ, ये आपकी बुक में तकरीबन सारे हैं, तो उनको साथ अगर एक दफा लिंक कर लिया जाएगा तो शायद इनको फिर ढूंढना एक दफा अपनी तरफ से अगर करेंगे तो जरा आसानी रहेगी। सिलेक्शन एप्लीकेशन ऑफ व्हेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली अप्लाइज द ट्रांजैक्शन इवेंट, पॉलिसीज कहां से देख के बनाता है, स्टैंडर्ड से। पैरा 10 इन द एब्सेंस ऑफ स्टैंडर्ड दैट स्पेसिफिकली अप्लाइज टू अ ट्रांजैक्शन, अभी कुछ एक्सेप्शंस लिखी हुई हैं इसमें, वो आपके हिसाब से सिलेबस में तो नहीं, मैं इसलिए बताई जा रहा हूँ कि ऐसे ही कोई एग्जामिनर आपको स्टैंडर्ड अलाउड है, थ्योरेटिकली ना पूछ जा रहा हूँ। अगर किसी जगह स्टैंडर्ड नहीं, कोई ट्रांजैक्शन ऐसी हुई है आपकी जिंदगी में जहाँ कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, वैसे तो तकरीबन शायद आपकी जिंदगी में जितनी हो जाएंगी वो सारे स्टैंडर्ड बन गए, लेकिन वो कहता है अगर कहीं कोई ऐसी चीज आ रही है जिंदगी में जहाँ स्टैंडर्ड ना हो तो वहाँ पॉलिसी फिर आपको अपनी खुद बनानी पड़ती है, और अगर आप खुद बनाएं तो A और B अंडरलाइन करें। आप जब पॉलिसी बनाएंगे तो वो रेलिवेंट होनी चाहिए और रिलायबल होनी चाहिए, ठीक। ये कब है जी, पहली लाइन अंडरलाइन करके बता दो। किसी ऐसी ट्रांजैक्शन के लिए जहां स्टैंडर्ड, किसी ऐसी ट्रांजैक्शन पे अगर कोई स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं हो रहा, स्टैंडर्ड बनाई उस ट्रांजैक्शन के लिए, तो आप जब पॉलिसी अपनी खुद बनाए तो आपने ऐसी पॉलिसी बनानी है जो रेलिवेंट है और रिलायबल, बस ये 2 वर्ड्स। और फिर वो रिलायबल कब होगी उसके आगे 5 पॉइंट्स लिखे हुए, ढूंढे। फेथफुल हो, ये किसकी एक्सप्लेनेशन आ रही है, बी पैराग्राफ में, ए पढ़ रहा हूँ, अंडरलाइन वर्ड क्या लिखा हुआ। नेक्स्ट पेज पे जाए, इकोनॉमिक सब्सटेंस, रिफ्लेक्ट इकोनॉमिक सब्सटेंस, नंबर 3 पे जाए, साथ है सारे, क्या वर्ड नजर आ रहा है, न्यूट्रल आगे, प्रूडेंट आगे, कंप्लीट।
ये किसकी एक्सप्लेनेशन है? ये रिलायबल कब होगी? जब बोले बॉन्ड स्पेसिफिसिटी प्रेजेंट होगी, रिफ्लेक्ट इकोनॉमिक सक्सेस होगा, न्यूट्रल होगा, और प्रूडेंट पॉलिसी होगी और कंप्लीट होगी। नहीं मतलब इसकी जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक सक्सेस मतलब बाकी मुआशी हकाइक बताए, मुआशी हकाइक बताए। नंबर 13, पॉलिसी का एक दफा बुलाने तो क्या उसे कंसिस्टेंटली उसको अप्लाई करना है? अंडरलाइन करें बदलाएंगे। एन एंटिटी शैल सेलेक्ट एंड अप्लाई इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली। लेकिन क्या पॉलिसी चेंज भी हो जाती है? क्योंकि इन दो सिचुएशंस में पैरा 14 पॉइंट बताया। बता दे सर क्या पढ़े? या स्टैंडर्ड बदल जाए या पॉलिसी चेंज करना इसलिए जरूरी है ताकि शेयर होल्डर्स को ज्यादा रेलेवेंट रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ऐसे लिखा पैरा 19 होना। पॉलिसी चेंज हो जाए तो कैसे करते हैं? नहीं सर, नहीं सर, ना ना। अगर स्टैंडर्ड बदला है तो ट्रांजिशनल प्रोविजंस ढूंढते हैं, ना मिले तो रेट्रोस्पेक्टिवली करते हैं, और अगर खुद से पॉलिसी बदले तो फिर रेट्रोस्पेक्टिवली करते हैं। नहीं नहीं पढ़ेगा, ये क्या होगा? चेंज इन पॉलिसी अप्लाई कैसे करनी है? पैरा ए, entity shall account for a change in accounting policy resulting from the initial adoption of a standard with the specific underlying transitional provisions if any in that standard IFRS नीचे तो ढूंढने ब्रैकेट्स के फोड़ दो इसी ए में। बस ठीक है। अगर ट्रांजिशनल प्रोविजंस हैं तो क्या करना है, और अगर ट्रांजिशनल प्रोविजंस नहीं अभी पढ़ेंगे। When an entity changes the accounting policy upon initial application of an IFRS that does not include specific transitional provision applying to that change or change an accounting policy voluntary, या क्या ना हो या क्या हो, या ट्रांजिशनल प्रोविजन ना हो या पॉलिसी चेंज की वॉलंटरी हो, फिर कैसे करना? रेट्रोस्पेक्टिवली। अब ठीक है, हम मेरी तरफ देखिए पूरे दोनों पैराग्राफ सभी बोल रहा हूं। बुला दे मैं उसी को बुला दे, बोले नहीं जा रहा। पैरा 28, फिर क्या डिस्क्लोज भी देते हैं अगर पॉलिसी चेंज हो जाए? सर पॉलिसी चेंज पर डिस्क्लोज भी होते हैं सर। पैरा 28 में ये लिखा हुआ है कि अगर स्टैंडर्ड्स की बेस पे पॉलिसी चेंज हो जाए तो कौन कौन से डिस्क्लोज देने हैं। अच्छा, इस लिस्ट से परेशान नहीं होना, ये थ्योरेटिकल लिस्ट तो यही है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तीन चीजें पता है न्यूमेरिकली लिखते हुए, नेचर ऑफ चेंज, रीजन ऑफ चेंज एंड इफेक्ट ऑन लाइन आइटम्स। लेकिन अगर थ्योरेटिकली लिखना पड़ जाए तो पैरा 28 में ऊपर फर्स्ट लाइन अंडरलाइन करें, व्हेन इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ IFRS हैज एन इफेक्ट ऑन करंट ईयर और एनी प्रायर ईयर, तो फिर आपने डिस्क्लोज देने का स्टैंडर्ड बदल जाए। और पैरा 29 में आएगा, उसमें डिस्क्लोज है व्हेन वॉलंटरी चेंज इन पॉलिसी। तो अगर थ्योरेटिकली लिखना पड़ जाए कि वॉलंटरी चेंज के डिस्क्लोज कौन से हैं और स्टैंडर्ड बदले का डिस्क्लोज कौन से हैं, तो पैरा 28 में कौन से मिलेंगे? नहीं कौन से मिलेंगे जो स्टैंडर्ड बदलने की वजह से डिस्क्लोज है। उसमें पहला पढ़ने क्या है? टाइटल ऑफ द स्टैंडर्ड, कौन सा स्टैंडर्ड बदला है। लेकिन ये टाइटल ऑफ स्टैंडर्ड आपको 29 में क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि वहाँ वॉलंटरी चेंज है। तो वॉलंटरी चेंज कौन पॉलिसी के डिस्क्लोजर्स कहाँ हैं? पैरा 29 में। और स्टैंडर्ड बदले के डिस्क्लोजर्स कहाँ हैं? ये थ्योरेटिकल मींस क्या, बार बार थ्योरेटिकल वर्ड बोल रहा हूँ। अगर थ्योरेटिकली लिखना पड़ जाए व्हाट आर द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स फॉर द पॉलिसी चेंज, वॉलंटरी या स्टैंडर्ड, तो यहाँ से। अदरवाइज आपके जिन वो तीन चीजें मेन होनी चाहिए जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते आती हैं। चेंज इन एस्टीमेट होने पैरा 32, चेंज इन एस्टीमेट, इसमें ए बी और डी तीन एग्जांपल्स। बैड डेट्स का एस्टीमेट बदल जाता है, बदल सकता है सर। इन्वेंटरी ऑब्सोलिसेंस, चीजें पड़ी आउटडेट हो सकती हैं। और डी जो है यूजफुल लाइफ और पैटर्न ऑफ कंजम्पशन। डेप्रिसिएशन मेथड की सिर्फ बात हो रही है, यूजफुल लाइफ बदल जाए, रेजिडुअल वैल्यू बदल जाए, डेप्रिसिएशन मेथड बदल जाए, ये भी एस्टीमेट चेंज है। प्रोस्पेक्टिवली या रेट्रोस्पेक्टिवली? प्रोस्पेक्टिवली। 36 पैराग्राफ में द इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट shall be recognized retrospectively या prospectively? तो उसमें एक पैरा 37 ऑफिस सिलेबस में नहीं है। तो प्रोस्पेक्टिवली का मीनिंग क्या होता है? किस किस साल में चेंज करना? करंट ईयर एंड फ्यूचर ईयर। तो अगर कोई चेंज ऐसी जिसने सब करंट ईयर को अफेक्ट करना है तो करंट ईयर में, और अगर कोई चेंज ऐसी जिसने करंट और फ्यूचर ईयर को अफेक्ट करना है तो दोनों सालों में। कौन सा साल नहीं? पिछले सालों में नहीं। पैरा 39 में डिस्क्लोजर आ रहे हैं, अकाउंटिंग एस्टीमेट का चेंज हो रहा है। एंटिटी शैल डिस्क्लोज द नेचर, दो चीजें जिसमें nature and amount of change in an accounting estimate that has effect in current year or is expected to have in future period। तो दो चीजें इसमें ढूंढने कौन कौन सी दो? नेचर एंड अमाउंट। ये वही दो हैं जो आपको अदरवाइज भी पता इंशाल्लाह चल जाएंगे जब आप रिवाइज करें। देन एरर्स, एरर्स क्या डिस्क्लोजर भी आ रहे हैं बस पैरा 49 पे। अगर एरर हो जाए तो डिस्क्लोजर होते हैं। इसमें भी दो है मेन जो न्यूमेरिकल है, नेचर ऑफ एरर एंड इफेक्ट ऑन लाइन आइटम्स। लेकिन थ्योरेटिकली लिखना पड़ जाए तो डी तक लिखे हुए 4। ठीक है, ठीक है सर। तो अलहमदुलिल्लाह सही है इसमें। और कौन सा स्टैंडर्ड है? 33 के अलावा 33 में ना, 33 असल में टॉपिक था पहले फाइनल में, ये फिर पहले कुछ ऐसा पहले आया था FA2 में, और अब एग्जामिनर को महसूस हुआ कि ये जो बच्चे नए आ रहे हैं ना ये बड़े तेज हैं, उसने FA1 में शामिल कर दिया है। ये मैंने इतनी सारी बातें इसलिए की क्योंकि IS 33 में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो शायद FA2 में भी नहीं है, वो जाके फाइनल में है।
तो इसमें ना शायद डेफिनेशन और डिस्क्लोजर के अलावा कुछ इसे पढ़ना गैर मुनासिब रहेगा। और डिस्क्लोजर के हद तक मैं भी देख रहा था, वो जो कुछ पेजेस हैं जरा आई किताब में से निकल रहे, वो 2-3 सफ़े हैं एंड में जाके, उनमें से 4-5 पैराग्राफ्स ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड के अंदर से ही हैं। तो कम से कम चले ये इतना फायदा हो गया कि उसका रट्टा लगाने के लिए बच जाएंगे हमारा। ये कौन सा कह रहा मैं, वॉल्यूम 2 में IS 33 का निकाला, और इसका पेज नंबर कभी आप ही बता देंगे, पेज नंबर आप भी बता देंगे भैया जी। नहीं 184 पे तो स्टार्ट हो रहा होगा ना, ये डिस्क्लोजर किस जगह पे? 234 एंड 35, खास जो 234 है, 235 है, उसमें को 2-3 चीजें ढूंढ रहा हूँ मैं अभी। तो आपको IS 33 निकालें, आपके राइट हैंड में IS 33 है ओरिजिनल स्टैंडर्ड, और आपके लेफ्ट साइड पे इस अगर किताब खुली हुई है पेज नंबर 235, तो स्टैंडर्ड खोलना है IS 33। स्टैंडर्ड मीन स्टैंडर्ड और बुक मीन्स बुक। तो डेफिनेशंस पहले तो ढूंढना, मतलब ये तो सिंपल चीजें होगी ना कि डेफिनेशन ढूंढ लें और यहाँ ढूंढ लें, ये बहस नहीं है ना जी। एंटी डाइल्यूशन पढ़ने की यहाँ जरूरत नहीं है। एंटी डाइल्यूशन का मतलब पता क्या? नहीं क्या अपने लफ्जों में अर्निंग पर शेयर बढ़ जाए या लॉस पर शेयर कम हो जाए। देन नीचे ढूंढे डाइल्यूशन, दो छोड़े नहीं, कंटिन्यूस शेयर ये नहीं है। डाइल्यूशन ढूंढे, डाइल्यूशन क्या है? रिवर्स ऑफ एंटी डाइल्यूशन। ऑप्शन वारंट्स एंड इक्विवेलेंट सुना कभी? ऑर्डिनरी शेयर क्या है, उसकी डेफिनेशन लिखी, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर। पुट ऑप्शंस नहीं पढ़ा हुआ आपने, बस ये डेफिनेशन कौन कौन सी थी जल्दी बोल दूंगा। एंटी डाइल्यूशन, बाकी जो है ना वो चीज वो आपको न्यूमेरिकली सॉल्व भी करनी पड़नी है। एंड में डिस्क्लोजर्स में आएगा, डिस्क्लोजर ढूंढ के बताइए पेज नंबर कौन सा होगा। पैरा 70 से पहले एक सेकंड के लिए, पैरा 66 पे भी रुकेंगे। प्रेजेंटेशन ये मेरा ख्याल बुक में भी है, नहीं पहले एक मिनट पहले आप स्टैंडर्ड से पढ़िएगा। पैरा 66 पढ़ के देखते हैं इसमें क्या है। एंटिटी शेल प्रेजेंट, कहां से पढ़ रहा हूं, स्टैंडर्ड का पैरा 66। एंटिटी शेल प्रेजेंट इन द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन attributable to the ordinary equity holders of the, बस यहाँ तक ऑफ से आगे ना जाइएगा, कंसल्टेशन शुरू हो गया। कहां तक लिखा हुआ, कहां तक मैं रुका हूं? इक्विटी होल्डर का मतलब बस बता, शेयर होल्डर, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, पहली 3 लाइनें। पैरा 868 में आएगा, क्या डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन अलग डिस्क्लोज होता है? Entity shall that reports a discontinued operation bracket छोड़ के आगे shall disclose the basic and diluted earning per share of the discontinued operation either in the or in notes। ये मेरे ख्याल चीजें ये सारी लिखी हुई हैं, पहले यहाँ से कंप्लीट करें, बाद में दोबारा पढ़ के हाँ जी ये मतलब साथ लिंक कर लेते हैं कि कौन सा पैराग्राफ्स फिर अब शायद रट्टा लगाने वाले नहीं रहे, वरना ये शरीर खतरा था कि ये 2-3 पेजेस आपको रट्टा लगाना पड़ना। लेकिन वैसे इतना कुछ भी ना होइएगा, एक सफा अभी भी है जो रट्टा लगाना पड़ना, लेकिन 2 में से 1 कम हो रहा है। डिस्क्लोजर में ए और बी पढ़े, 70 ए और बी। ना करें सर, लगान करें। अब कैलकुलेटर के बाद इसकी बारी आ गई जी सर। ये ए और बी का पता, और सर जाना देखो सर यार, ए और बी का पता सर, कंसेशन नोट सर हम लोग टेस्ट में भी लाते हैं, ये भी इल्जाम है। अच्छा देन उसके बाद जरा नेक्स्ट पेज पे सी और डी नहीं ए बी, नेक्स्ट पेज पे पैरा 73। अच्छा इस वक्त हिस्सा करें पेज नंबर 235 पे जाए, किताब का पेज नंबर 235, पेज नंबर 235 पे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स में जो 2 पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं वो यही हैं। तो मतलब इसका क्या कंडी उसके साथ पैरा नंबर नोट करना, और इसका फिर अल्हम्दुलिल्लाह मीनिंग ये बना कि अब आपने ये पैराग्राफ जो है इसको रट्टा नहीं लगाना, लेकिन मेरे वर्ड्स पूरा सुन लीजिएगा, इसका इसकी वर्किंग कैसे होनी है वो स्टैंडर्ड में नहीं लिखी हुई, इसकी एप्लीकेशन तो आप न्यूमेरिकल फॉर्म में करेंगे, लेकिन थ्योरेटिकली अगर लिखना पड़ जाए बता डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू IS 33, तो ये 2 पैराग्राफ्स कहाँ मिल गए आपको, ए और बी में। और इसके नीचे जो लिखा ना एडिशनल मेजर ऑफ APPS, ये पैरा नंबर 73 में यहाँ थोड़ा सा पॉइंट वाइज बना हुआ, ये 73 के साथ लिंक करें, पूरा लिखा हुआ ये सारा, ये ढूंढ के जरा देखें पैरा 73 के साथ ये सारा कुछ लिखा हुआ, बल्कि वहां शायद एक एक्स्ट्रा लाइन भी है स्टैंडर्ड में।
मिल गया? मिल गया सर? एंड वाले जो वर्ड्स लिखे ना, बिटवीन, ये बस नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम में देख के लिखना पड़ेगा तो ये बिटवीन भी छोड़ना नहीं है, बिटवीन दैट एंड दैट। तो मतलब अब इसका फाइनल ये हुआ, पेज नंबर 235 पे अब आपको रट्टा जो लगाना पड़ना है, बस वो पेज है यूजफुलनेस ऑफ ईपीएस और लिमिटेशंस ऑफ ईपीएस। कौन सी तीन चीजें, बल्कि ये प्रेजेंटेशन भी इधर पीछे जाना 234, ये प्रेजेंटेशन मिल गई इधर, पढ़ के देखो। नहीं मतलब ये कहाँ मिली थी, पैरा नंबर क्या 66 के साथ लिंक करेंगे, 66 एंड 68 भी है शायद, 66 68 66 अच्छा, क्वेश्चंस अपनी जगह होते हैं, क्वेश्चंस अपनी जगह है, लेकिन आपको जब मैं जो रिवीजन प्लान दूंगा उसमें जो थ्योरेटिकल पेजेस का जिक्र होगा वो ज्यादा कंपल्सरी है। क्वेश्चन जो मैं दूंगा उनमें से 95 या मे बी शायद 100% ही आपने पहले अटेम्प्ट किए हुए होंगे, तो वो उनमें से अगर कुछ चार चंद एक रह जाए तो खैर है, लेकिन जो थ्योरेटिकल पेजेस होंगे इनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। अपने आप को जरा सही तरह हर एंगल से प्रिपेयर करें, किए हुए सवाल बार बार जरूरी नहीं है, कर लें, अच्छा इतने भी नहीं होंगे इंशाल्लाह कि आप ना कर पाए, लेकिन ये जो थ्योरेटिकल पेजेस होंगे इनको भी इक्वली टाइम देना। दैन सर मेरा यही स्टैंडर्ड है, नहीं एनपीओ स्टैंडर्ड में नहीं है, एनपीओ स्टैंडर्ड में नहीं है सर, और यही दोस्तों मसले हैं। अब एक इसका जिसका कैपिटल मेंटेनेंस की तो थोड़ी सी बात हो रही थी, उस चैप्टर में जरा दो तीन बात रह गई थी, बात पूरी करें। पेज नंबर 1 निकालो। अब स्टैंडर्ड्स का यूज जरा आपको बताता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, या फॉर एग्जांपल आप डिस्प्लोयर बना रहे हैं, लेट्स से आईएस 33 का आप डिस्प्लोयर बना रहे हैं, और आपका आईएस 33 के डिस्प्लोयर में आप देख लिया आपने ए और बी में ये रिकंसिलिएशन किसके दरमियान बनानी है, तो यू कैन टेक एडवांटेज कि आप वहां से कुछ पढ़ के जरा डिसीजन ले लें। लेकिन एग्जाम में जब तक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए, बेहतर ये होगा कि स्टैंडर्ड ना खुला दे, थ्योरेटिकली देख के लिखना पड़े वो ठीक है, या कुछ सिनेरियो सॉर्ट ऑफ, जिस तरह आईएस 40 जल्दी से पढ़ो, आईएस 40 आईएस 40 ये आईएस 40 में कुछ एग्जांपल्स आई हुई हैं, नॉट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आई हुई कहीं ढूंढने शुरू में, ये जिन पैराग्राफ टॉयलेट किया ढूंढने शुरू में ही है, मैं खाली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज कौन सी हैं कौन सी नहीं है, अगर कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हो उसको सॉल्व करते हुए शायद हेल्प हो सकती है, ठीक है, या थ्योरेटिकल हो, डेफिनेशंस हो, डिस्क्लोजर्स हो, या कोई सिनेरियो सा हो, उसे ढूंढा जा सकता है। कोई फॉर एग्जांपल आपसे कुछ सिनेरियो सा हो जिसमें आईएस 23 का कोई डिसीजन लेना है फॉर एग्जांपल बोरिंग कॉस्ट का, तो वहां जरूर स्टैंडर्ड खोल के हेल्प ली जा सकती है, लेकिन इट शुड बी अ लास्ट रिजॉर्ट। जहन में नहीं सही आ रहा तो ठीक है, वरना कोशिश यही होनी चाहिए कि मेन मेन कॉन्सेप्ट्स जहन में ही हो, अपने लफ्जों में ही लिखा जाए, ठीक है। अच्छा, और रेशियोज में ये भी याद करनी पड़ेंगे, रेशियोज नहीं है इस स्टैंडर्ड में, रेशियोज का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जो नहीं है वो नहीं है, जो था बस थोड़ा बहुत वो हो गया है, तो 110 पे निकालें, और ये कैपिटल मेंटेनेंस भी नहीं है, नहीं ये तीन भी जरूरी नहीं है, बाकी मैं इंशाल्लाह आपको और भी बता दूंगा, और अगर ये हैं भी तो हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हो जिन्हें खुद भी पढ़ लेना चाहिए। अब वो जो मैंने आईएस 16 में बताया था कॉस्ट कंपोनेंट्स है, पेज नंबर 2 देखना था आपका। अब ये नहीं कि बस वो स्टैंडर्ड में से ढूंढने, उनका आइडिया होना चाहिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस हुई होनी चाहिए, ठीक है, तो अगर भूल रहा हो तो जरूर हेल्प ली जाए। बार बार मैं खासतौर पे आपसे कॉन्शियस हूँ, मैं अभी एफ2 में भी बात कर रहा था, आपका मुझे खतरा ये है कि किताब काफी मोटी है, कहीं किताब आप वहां पढ़ना ना शुरू कर दें, हो ही ना जाए कहीं